हेलो एवरीवन। मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। बच्चों, अपने पिछली वीडियो में जो है वो वीबीटी सिद्धांत उसके बारे में डिस्कस किया था कि वीबीटी सिद्धांत जो है उसके द्वारा सस्यन जीवन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है और उसमें जो कमियां थी उनके बारे में डिस्कस किया था। अब उसी के आगे उसी का हिस्सा जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार संपन्न होती है, संकरण का क्या रोल होता है बंध निर्माण में, वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पढ़ेंगे। संकरण के टाइप क्या हैं, तो बेसिकली इनको जो है वो एक एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझेंगे कि संकरण जो है एक्चुअल में जो जिस टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं वो संकरण जो है वो वीबीटी सिद्धांत का ही जो है वो विस्तृत रूप है जो पोलिंग द्वारा दिया गया था। ये एक तरीके से काल्पनिक अवधारणा भी है। क्लियर है? तो इसी को पढ़ा जाएगा। फिर उसमें संकरण के टाइप आएंगे जिन्हें अपन वीडियो टू वीडियो नेक्स्ट एक एक स्टेप में जो है वो पढ़ेंगे कि किसके कितने टाइप का जो है वो संकरण होता है। और लगभग लगभग यहाँ से जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ जो अभी स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसको अवॉइड कर दिया जाए। जो अपने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं और पूछे हुए हैं एग्जाम में, बरीज एग्जाम में पूछे हुए हैं। जनरली बच्चे जो है वो डेफिनेशन को अवॉइड कर देते हैं, परिभाषा को अवॉइड कर देते हैं, परिभाषा नहीं देखते हैं। इसमें परिभाषा से भी क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। दूसरा, वैज्ञानिक से भी पूछ लिया जाता है भाई संकरण किसके द्वारा दिया गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इसमें होंगी जिनको आपको गौर करना है। ठीक है? और इसकी जो करेक्टर हैं, इसके गुण हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी को बारीकी से देखना और उसके बाद में जो अपने नोट्स राइट डाउन करना है। तो शुरू करते हैं बेटा इसमें संकरण के बारे में। संकरण जो है, इस संकरण की बात की जाए तो संकरण की जो व्याख्या की थी एक तरीके से ये वीबीटी सिद्धांत का ही विकसित रूप है और बाकी एक काल्पनिक थ्योरी है। तो संकरण जो है इसकी व्याख्या जो है वो पॉलिंग ने की थी, जो वीबीटी सिद्धांत को ही समझाता है। तो पॉलिंग जो है ये संकरण की व्याख्या करता है। सर्वप्रथम इसकी व्याख्या करने का श्रेय इसी को जाता है। तो पॉलिंग ने जो है इसके बारे में बताया था कि संकृत जो कक्षक होती हैं या जो संकरण की प्रक्रिया होती है इसमें जो है वो लगभग समान ऊर्जा, इसमें परिभाषा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लगभग समान ऊर्जा हो, एनर्जी समान होनी चाहिए, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति की कक्षक, अलग अलग भिन्न भिन्न आकृति की जो कक्षक होते हैं वो संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और ऊर्जा का जो है विनिमय या स्थानांतरण कर जो है वो समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो संकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक काल्पनिक अवधारणा है। ठीक है ना? तो यह है जो संकरण की प्रक्रिया है काल्पनिक अवधारणा है और अणुओं की ज्यामिति की आकृति की व्याख्या हेतु पॉलिंग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यानी सबसे पहले पॉलिंग ने जो है ये प्रस्तुत की थी। इसकी परिभाषा देखें तो किसी परमाणु के संयोजकता कोश की लगभग समान ऊर्जा, ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृति के, आकृतियाँ क्या होनी चाहिए, अलग अलग, भिन्न आकृति के परमाणुीय कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा और समान आकृति के उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो यहाँ बेटा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि जो प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए और भिन्न आकृति के होंगे, और जब वो परस्पर मिश्रित हो जाएंगे तो उनकी आकृति भी समान हो जाएगी और ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और जो कक्षक बनेंगे संख्या में उतने ही बनेंगे जितनी प्रक्रिया में भाग ले रहे थे। ठीक है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संकरण की प्रक्रिया। और ध्यान रखना, इसको देने का श्रेय किसको जाता है, पॉलिंग को। किसकी बात करता है ये, अणुओं की ज्यामिति की आकृति की व्याख्या करता है। क्लियर? नेक्स्ट तो इसमें अब संकरण के जो अपन गुण बात करें या लक्षणों की बात करें तो वो इस तरीके से हैं। इसमें फर्स्ट, किसी भी परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। ये पहला जो अपनी डेफिनेशन में निकाला था, परिभाषा में निकाला था। दूसरा, संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे, जितने अणु ये कक्षक भाग ले रहे हैं उतने ही नए संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। यानी भाग लेने वाले कक्षक और बनने वाले कक्षकों की संख्या क्या होगी, समान होगी, इक्वल होगी। थर्ड वन, संकृत कक्षकों का आकार जो है वो क्या होता है, लगभग समान होता है, परंतु उनका त्रिविमीय विन्यास, त्रिविमीय विन्यास से अर्थ है कि उनकी 3 डायमेंशनल
आकाशीय व्यवस्था जो है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। चौथा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, कि संकरण में जो है वो कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा जो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, सत्य और असत्य के जो क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि संकरण के लिए निम्न में से सत्य कथन छांटिए या असत्य कथन को छांटिए। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो बहुत बारीकी से जो है ये देखने में थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें सत्य में। तो संकरण की प्रक्रिया में जो है वो कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, कौन भाग लेता है, कक्षक भाग लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके नेक्स्ट वन, अगला गुण है कि लगभग समान ऊर्जा वाले अर्ध भरे कक्षक, पूर्ण भरे कक्षक और रिक्त कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। कौन कौन, अर्ध भरे, पूर्ण भरे और रिक्त कक्षक ही संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि संकृत कक्षक केवल सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। संकरण की प्रक्रिया किस काम में आती है, केवल सिग्मा बंध के निर्माण में। पाई बंध का निर्माण जो है इसके द्वारा नहीं होता है, यानी वे कक्षक जो पाई बंध बनाते हैं वे संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एक तो कौन सा, कि संकरण की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, कक्षक भाग लेते हैं और इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। दूसरा, कि संकरण की प्रक्रिया में जो है वो केवल सिग्मा बंध बनते हैं, पाई बंध नहीं बनाते हैं, यानी संकरण की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट अगला है कि संकरण की जो प्रक्रिया है वो विलगित परमाणु। अब बेटा यहाँ पे एक शब्द है विलगित। विलगित का अर्थ होता है स्वतंत्र अवस्था, मुक्त अवस्था में हो। तो संकरण जो है वो विलगित परमाणु में नहीं पाया जाता है, यह बंध बनने पर प्राप्त होता है। जब दो परमाणु आपस में आके जुड़ेंगे, ठीक है, तो उस अवस्था के अंदर ही जो है वो संकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो विलगित परमाणुओं में संकरण नहीं पाया जाता है, ये बंध बनने पर प्राप्त होता है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है, H1+ है, हाइड्रोजन या A है और हाइड्रोजन B है, जब ये जुड़ेंगे तो HH, ये तो इसकी S ऑर्बिटल, इसका S कक्षक, इसका S कक्षक, ये आपस में अतिव्यापित होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं। तो वो प्रक्रिया, तो ये स्वतंत्र अवस्था है, HA और HB स्वतंत्र है। जब ये जुड़ेंगे तो जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जो बंध बनेगा इनके बीच में, ये बंध बनेगा, वो कहलाता है आपका संकरण। क्लियर। तो संकरण जो है वो विलगित परमाणु में नहीं पाया जाता है, जबकि ये बंध बनने पर प्राप्त होता है। अगला, कि शुद्ध जो आपके S, P और D कक्षक हैं, इनकी तुलना में संकृत कक्षकों द्वारा अधिक अतिव्यापन होता है। यानी अगर शुद्ध एकल अवस्था में S कक्षक है, एकल अवस्था में P कक्षक है, एकल अवस्था में D कक्षक, अगर ये अकेले अकेले हैं सिंगल अवस्था में, तो उनकी तुलना में, यानी स्वतंत्र अवस्था की तुलना में संकृत जो कक्षक, यानी जब ये जुड़ेंगे आपस में अतिव्यापित होंगे, तो यहाँ जो है वो अतिव्यापन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और बंध का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ दिशात्मकता का गुण, जैसे S कक्षक है ये दिशाहीन होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती, दिशात्मक गुण एब्सेंट होता है। P जो है वो डंबलाकार होता है, D जो है वो द्विडंबलाकार होता है, जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पड़ा है। तो जैसे जैसे दिशात्मक गुण बढ़ेगा, वैसे वैसे अतिव्यापन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा अतिव्यापन बढ़ेगा संकृत कक्षकों में जो है बंध मजबूत उतना ही अधिक होगा। क्लियर। अगला, जो संकृत कक्षक है, संकृत कक्षकों की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, कम होती है। ये तो अपन बिल्कुल बेसिक चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, कि इसका पहले भी मैं जो है वो उदाहरण देके समझा चुका हूँ कि दो परमाणु हैं HA और HB। इस HA की कुछ ऊर्जा है, HB की कुछ ऊर्जा है, ठीक है। मुझे बंध बनाना है, तो बंध बनाने के लिए क्या होगा कि ये दोनों पास आएंगे। बंध बनने के लिए सिद्धांत में पहले ही पढ़ा था VBT के अंदर कि अगर आपका आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा है, क्या शर्त थी, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा है, तो उनके बीच में बंध का निर्माण होगा। और जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा हो गया तो उसके बीच में ऊर्जा के मान में जो है वो क्या हो जाएगी, कमी होगी, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा कम हो जाएगी बंध का निर्माण उतनी ही तेज़ी से संभव होगा। तो कुल मिलाकर इसे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी का विस्तृत रूप है। तो कि संकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा के मान में क्या होती है,
कमी होती है। ऊर्जा की कमी होगी तभी बीच में बंध बनेगा। इसको ले लो भाई, दो व्यक्ति हैं, दोनों ही क्रोधी स्वभाव के हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, झगड़ा करते हैं, तो क्या उनके बीच में सुलह होने की संभावना है? नहीं। अब उनके बीच में सुलह होने की संभावना कब होगी? जब वो अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति को छोड़ेंगे, एक दूसरे पर गुस्सा करना छोड़ेंगे, या उनमें से कोई एक जो है वो अपनी एनर्जी को कम करता है, झगड़ने की प्रक्रिया को कम करता है। तो जैसे झगड़ने की प्रक्रिया कम होगी तो उनमें सुलह होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से जब एनर्जी कम होती है तो वहाँ आकर्षण बल प्रभावी होता है और प्रतिकर्षण बल कम प्रभावी होता है और बंध बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है? तो जो संकृत कक्षक हैं, उन संकृत कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट, किसी भी परमाणु के लिए कोई एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी परमाणु के लिए कोई निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक कंपाउंड तो है CH4, एक है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एक कोई भी एक निश्चित प्रकार का, एक ही प्रकार, इसमें कार्बन का संकरण निकालेंगे, इसमें कार्बन का संकरण निकालेंगे, इसमें कार्बन का संकरण निकालेंगे, तो परमाणु तो एक ही है कार्बन, लेकिन सबका जो है वो संकरण क्या है यहाँ अलग अलग होगा। ये कैसे निकाला जाता है वो वहाँ देखेंगे। इसमें कार्बन का संकरण जो है वो sp3 होता है, इसमें इसका sp2 होता है, इसमें कार्बन का संकरण sp होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ आप एक ही परमाणु का अलग अलग यौगिकों में संकरण का जो मान है, वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है, एक जैसा निर्धारित नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, संकृत जो कक्षक है उनके बीच में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का बल भी होता है, और जो प्रतिकर्षण बल होता है उसका क्रम वो इस तरीके से कि लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कम, और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण बल सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है प्रतिकर्षण बल का ऑर्डर कि संकृत जो कक्षक हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बल का क्रम किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट, संकरण जो है वो संकरण के प्रकार से किसी भी अणु की ज्यामिति और बंध कोण जो है वो निर्धारित किया जा सकता है कि उसका बंध कोण कैसा है और उसकी ज्यामिति कैसी है। इसकी व्याख्या भी जो है वो इसके द्वारा की जा सकती है। और सबसे अंत में जो उसका गुण आता है वो ये कि जो विभिन्न प्रकार के संकरण हैं उनकी बंध सामर्थ्य क्या है। तो ये कथन बेटा ऊपर भी आ चुका कि जैसे जैसे दिशात्मक गुण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बंध सामर्थ्य भी जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे आपका sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है और sp3d3 है। इस तरीके से मान लो कि अपने पास संकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, तो इसमें एक p कक्षक है, इसमें 2 p कक्षक है, यहाँ 3 p कक्षक है। तो s कक्षक की तुलना में p कक्षक क्या होता है, दिशात्मक गुण रखता है, और p से ज़्यादा दिशात्मक कौन रखता है, d रखता है। तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, दिशात्मक गुण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बंध सामर्थ्य, बंध बनने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ एक तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटा, लेकिन यहाँ बहुत सत्य में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रतिकर्षण बल का। एक विभिन्न प्रकार के संकरणों की बंध सामर्थ्य क्या है वो है। एक क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बताया था कि इसमें जो है वो कौन भाग लेता है, संकरण कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। संकरण कक्षक केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई बंध का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। दूसरा, इसकी परिभाषा में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखने होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं ऑब्जेक्टिव में कि इनकी जो है ऊर्जा लगभग समान होती है जिस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन आकृति शुरू में क्या होती है, भिन्न भिन्न। लगभग समान ऊर्जा हो और आकृति भिन्न भिन्न हो, लेकिन जैसे ही कक्षक बना, ये जैसे ही मिश्रित होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये समान आकृति के हो जाते हैं और ऊर्जा भी इनकी क्या हो जाती है, समान होती है। आप जितने कक्षक, जैसे मान लिया आपने शुरू में 4 कक्षक लिए, तो संकरण की प्रक्रिया के बाद में जो कक्षक बनेंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी, 4 ही होगी। तो बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। तो ऑब्जेक्टिव में सत्य सतन के लिए बहुत ज़्यादा, और थ्योरेटिकल में तो ये सीधा पूछा जाता है कि परिभाषा दीजिए, इनके लक्षणों की व्याख्या कीजिए। इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन आता है। इसके नेक्स्ट में अगले वीडियो में जो है अपन प्रत्येक संकरण का, उसके टाइप्स का जो है वो डिस्कशन करेंगे। जैसे स्टार्टिंग से sp3, sp2, sp जितने भी अपने संकरण के टाइप हैं उनको एक एक कंसल्ट करेंगे। ओके।